क्लियोपेट्रा। जब हम क्लियोपेट्रा के बारे में सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ना एक ऐसी रानी का छवि उभरता है जो कि इजिप्ट की पहली राजा रानी बनी थी, और जो कि क्रूर तो इतनी थी कि समझो उनके सामने अगर कोई कुछ बोल देना तो उनके प्राण नोच खाए। खूबसूरत तो इतनी थी कि समझो चांद सितारे उनके चेहरे में बस गए हों। और होशियार, समझदार और चतुराई तो उनके पास इतनी थी कि समझो कि वो अपने दुश्मनों को अपने घुटने के बल बैठा सकते हैं। हम अक्सर क्लियोपेट्रा के बारे में ना बहुत सी नेगेटिव बातें सुनी हुई है, उनकी क्रूरता के बारे में, उनकी चतुराई के बारे में, लेकिन आज हम कुछ ऐसी रहस्यमय कहानी भी सुनेंगे जिससे आपको भी यकीन होगा कि हाँ, इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा आज भी जिंदा है और वो अपने इजिप्ट देश की रक्षा कर रही है। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो में आज हम जानेंगे रानी क्लियोपेट्रा के बारे में। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा जब 18 साल की थी ना, तब से वो अपने भाई के साथ ही लगी थी तख्तो ताज संभालने, और वो इतनी मसरूफ़ थी अपने काम को लेकर ना कि कभी वो किसी भी मर्द के ऊपर निर्भर नहीं होती थी, यहाँ तक कि अपने पिता के ऊपर भी नहीं। क्लियोपेट्रा कभी भी किसी से भी कोई भी बात वो शेयर नहीं करती थी। उनकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वो अपने तक ही रखती थी। लेकिन आज के ज़माने को अगर देखा जाए ना, तो हम बिना कोई एक बात शेयर किए ना रह ही नहीं पाते हैं। हमें अपनी डिसीजंस की तो ज़्यादा परवाह नहीं होती है, लेकिन हमें सामने वाले डिसीजंस की तो बहुत ज़्यादा परवाह होती है कि अगर सामने वाला अगर हमसे कोई कुछ कह देता है कि हाँ हमारे लिए ये सही है, तो हम उसी राह पे चल पड़ते हैं। बट क्लियोपेट्रा में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्लियोपेट्रा हमेशा से अपने फैसले खुद ही लेते आई है, और वो कहती है कि मैं आगे भी अपने फैसले खुद ही लेती रहूँगी। क्लियोपेट्रा को ना हर्बल या फिर कहे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, जो कि उनकी खूबसूरती को बरकरार रखता था। क्लियोपेट्रा को लैंग्वेजेस या फिर कहे हर वो एक तरीके की भाषा आती थी जिससे वो अपने सोसाइटी कहे या फिर अपने राज्य में रहने वाले अपने प्रजा के साथ वो बात कर सकती थी, जिससे उनकी वो मदद कर पाती थी उन्हीं के भाषा में, जैसे कि ग्रीक, इजिप्शियन और भी अन्य बहुत से भाषा उनको आती थी। उनके इसी भाषा के वजह से ना दुश्मन भी उनके सामने घुटने टेक देते थे, क्योंकि वो उनके भाषा को अच्छी तरह से समझ पाती थी। बिजनेस में तो क्लियोपेट्रा का जवाब ही नहीं था। क्लियोपेट्रा इंडिया, अफ्रीका, ईरान से परफ्यूम, स्पाइसेस या फिर कहें बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज का ट्रेड करती थी। उन्हें अपने देश में लाती थी, बेचती थी, और भी बहुत तरीके वो अपनाती थी बिजनेस के लिए। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब क्लियोपेट्रा की डेथ हो जाती है। अक्सर कहा जाता है ना, हमारे पास अगर कोई सपना हो और जब हम मर जाते हैं बिना उस सपने को पूरे किए हो, तो हमारी रूह, हमारी आत्मा हमेशा भटकती रह जाती है। शायद यही चीज़ क्लियोपेट्रा के साथ भी हुआ। ये कहानी है 1990 की, जब क्लियोपेट्रा दफन हो चुकी थी, उनका नाम और निशान मिट चुका था। क्लियोपेट्रा एक ऐसी लेडी थी जिनके बारे में ना जानने को हर एक लड़की में दिलचस्पी था। वैसे ही एक लड़की जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, लैला, जिनका नाम लैला था, और वो इंडिया से बिलोंग करती थी, बस वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, और उन्हें पुरानी चीज़ें एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। लैला अक्सर जाया करती थी इजिप्ट, और वो सोचती थी ना
कि मैं इजिप्ट के अंदर घुस जाऊं, जो पिरामिड है मैं उसके अंदर एक बार चली जाऊं और मैं वहाँ के सारे रहस्य को देख लूं, सब कुछ मैं वहाँ के जान लूं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी था ना क्लियोपेट्रा की आत्मा के बारे में। वो दिन रात स्टडीज करती थी कि मैं कैसे क्लियोपेट्रा के आत्मा को बुलाऊं। एक दिन खुद ही क्लियोपेट्रा उनके सपने में आती है और उन्हें बताती है कि तुम एक ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे मेरा सब दफन हो। वो उस जगह पे जाती हैं, उनका सब वहाँ पे दफन होता है और उन्हें सपने में ये भी कहा जाता है कि तुम 12 फीट मिट्टी का गड्ढा खोदो। 12 फीट उसने गड्ढा खोदा, मिट्टी हटाया वहाँ से, तभी उन्हें क्लियोपेट्रा की ना वही एक लेटर मिलती है जो क्लियोपेट्रा अपने मरने से पहले लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था ऐसे बहुत से शब्द जिसे बोलने से या फिर उच्चारण करने से क्लियोपेट्रा वहाँ हाजिर हो सकती थी। लैला उस पेपर को कहे या फिर उस रोल को लेके अपने घर वापस आती है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ना जाकर वो इंडिया वापस आती है। लैला बहुत बेचैन थी उस रोल को खोलने के लिए कि क्या है उस रोल में, मुझे पढ़ना है। क्या इसमें सच में क्लियोपेट्रा ने जो सपने में मेरे आके कहा कि मैं तुम्हें सामने से दिखाई दूंगी, क्या ये बात सच है? तभी लैला रात के अपने डिनर्स कंप्लीट करके और चली जाती है उस पेपर को या फिर कहें उस रोल को ओपन करने। डैम, सारे कामें रात को ही क्यों की जाती है, दिन में भी तो किए जाते हैं ना। बट खैर हमें उससे क्या। लैला उस पेपर को ओपन करती है और उस पेपर पे ना बहुत सी धूल मिट्टी जमी हुई थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी ना कि कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, कुछ कुछ लेटर्स वहाँ से मिट चुके थे। क्लियोपेट्रा के लिखे हुए लेटर्स जो मिट चुके थे ना, लैला चिंतित हो गई कि मैं अब इस लेटर्स को कैसे जोड़ूं। क्लियोपेट्रा गूगल का सहारा लेती है और वो सर्च करती है। सर्च करने पे उसे कहे उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ लेटर्स क्लियोपेट्रा के ज़माने के मिल जाते हैं और वो उसको उसी में ऐड कर देती है। ऐड करने के बाद वो स्पेल करना शुरू करती है, वो पढ़ना शुरू करती है, उसे बुलाना शुरू करती है। और कहें ये लैला की सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत थी। लैला जैसे ही उस स्पेल्स को शुरू करती है, अचानक से उसके गेट बजने लगते हैं, वो भी जोर से, इतनी जोर से कि समझो कोई दरवाज़ा तोड़ के ना घर के अंदर घुस जाएगा। क्लियोपेट्रा ने ऐसी तरीके से लैला को डराया था ना कि एक टाइम के लिए लैला तो चाहती थी कि मैं इन सबको छोड़ देती हूँ और मैं ये काम नहीं करूँगी, पर लैला का दिमाग कहता है कि नहीं, तुम एक बार ट्राई करो। तभी गेट अचानक से खुलता है और एक जोरदार हवा का झोंका आके लैला के अंदर समा जाता है। लैला कुछ समझ नहीं पाती है, वो उठ के मिरर के सामने जाती है और वो खुद को देखती है कि उसके चेहरे ना बीच बीच में क्लियोपेट्रा जैसे झलक रहे हैं। लैला को समझ नहीं पाती है और वो अपने आप को ना और भी ज़्यादा करीब से देखती है। तभी क्लियोपेट्रा की आत्मा उसके सामने आके कहती है, लो मैं आ गई तुम्हारे सामने, अब बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। लैला कुछ नहीं मांगती, बस कहती है कि तुम मुझे अपनी खूबसूरती दे दो। लैला ने ये अपनी सबसे बड़ी गलती की कि वो क्लियोपेट्रा से उसकी खूबसूरती मांग ली, जिस पे क्लियोपेट्रा को बहुत ज़्यादा नाज और घमंड था। क्लियोपेट्रा तो कहती है ठीक है, मैं अपनी खूबसूरती तुम्हें तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे अंदर समाना होगा। तुम्हारी रूह, तुम्हारे आत्मा मेरे साथ जाएंगी। लैला को लगा क्यों ना मैं अपने आत्मा का सौदा, अपने रूह का सौदा क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के बदले कर लूं। और यहाँ लैला की ये सबसे बड़ी भूल थी। अगले दिन लैला की लाश उसके घर में मिलती है, वो भी एकदम कंकाल बनी हुई, जैसे किसी ने उसके खून को चूस गया हो। चेहरा
इतना खूबसूरत जितना आज से पहले लैला कभी दिखी भी ना हो, उतनी खूबसूरत। लेकिन क्या फ़ायदा इस खूबसूरत चेहरे का, जबकि लैला की रूह, आत्मा, वो तो ऑलरेडी उस रानी ने, क्लियोपेट्रा ने लेकर चला गया था। खैर, ये एक रियल इंसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली लैला का। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ये एक रियल इंसिडेंट है। आई होप आपको मेरी ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।